इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी आर्थिक सफलता सच में हमारी बुद्धिमानी या बड़ी-बड़ी डिग्रियों पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से हमारे व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर से तय होती है। आज हम मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ सबसे शानदार और टाइमलेस प्रिंसिपल्स को डिकोड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे पैसे को लेकर हमारा नजरिया हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख देता है। तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं, जहां एक बहुत ही चौंकाने वाला कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये एक आम सफाई कर्मचारी थे और इन्होंने 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पर काम किया। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कॉन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए ग्रेजुएट थे और मेरी लिंच जैसी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। अब हैरानी की बात सुनिए, जब रोनाल्ड का निधन हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में करीब $8 मिलियन थे, यानी लगभग 58 करोड़ रुपए। और ये सब दशकों की शांति से की गई कंपाउंडिंग का कमाल था। वहीं दूसरी तरफ इतने हाईली एजुकेटेड रिचर्ड फुस्कॉन मार्केट क्रैश के दौरान पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंस की इस दुनिया में एक आम सफाई कर्मचारी भी अपने सही व्यवहार के दम पर एक पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव को कैसे पीछे छोड़ सकता है। आज के हमारे इस सफर में हम इन 6 प्रमुख कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला, व्यवहार बनाम शिक्षा। दूसरा, हमारे आर्थिक अतीत का प्रभाव। तीसरा, लक और रिस्क। चौथा, कंपाउंडिंग का जादू। पांचवां, पर्याप्त यानी इनफ को समझना। और अंत में छठा, अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का अंतर। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, व्यवहार बनाम शिक्षा। यहां सबसे बड़ा सच ये है कि सिर्फ अक्लमंद होना ही काफी नहीं है। फाइनेंस एक ऐसा अनोखा फील्ड है जहां आपकी फॉर्मल डिग्री से कहीं ज्यादा आपकी आदतें मायने रखती हैं। कोई कितना स्मार्ट है ये बात बिल्कुल पीछे छूट जाती है जब बात इस पर आती है कि प्रेशर के समय वो पैसों को कैसे हैंडल करता है। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, हमारे आर्थिक अतीत का प्रभाव। यहां एक बात एकदम साफ कर दूं, पैसों के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं होता। हम सभी पैसों को लेकर जो भी फैसले लेते हैं वे हमारे अपने अनुभवों, हमारी जनरेशन और हमारे बैकग्राउंड पर टिके होते हैं। जाहिर है, एक तंगी में पले बड़े इंसान का रिस्क लेने का नजरिया एक अमीर बैकग्राउंड वाले इंसान से बिल्कुल अलग ही होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $412। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। अमेरिका में एक आम नागरिक औसतन हर साल ये $412 सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा देता है। और ये बात तब और भी अजीब लगने लगती है जब हमें पता चलता है कि लगभग 40% अमेरिकनियों के पास $400 का एक बेसिक इमरजेंसी फंड तक नहीं होता। अब बाहर से देखने पर तो ये फैसला पूरी तरह से बेवकूफ़ी भरा ही लगेगा ना। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। मॉर्गन कहते हैं कि लोग पैसों के साथ अजीब चीजें करते हैं, लेकिन असल में कोई भी पागल नहीं है। जो लोग लॉटरी पर पैसा खर्च करते हैं वो अक्सर महीने दर महीने सिर्फ गुजारे लायक ही कमा पाते हैं। ऐसे में उन्हें गरीबी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। उनके लिए वो लॉटरी का टिकट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक इकलौती उम्मीद होता है। इसलिए अगर हम उनके नजरिए से देखें तो उनके हालात में ये एक पूरी तरह से लॉजिकल फैसला लगता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सिद्धांत की ओर, लक, रिस्क और संपत्ति। असल में ये सफलता के जुड़वा भाई हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी बड़ी आर्थिक सफलता के पीछे हमेशा सिर्फ हमारी कड़ी मेहनत ही नहीं होती। लक और रिस्क यानी भाग्य और जोखिम का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। और ये बात बिल गेट्स की सफलता की कहानी से बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आती है। जरा सोचिए, 1968 में पूरी दुनिया में लगभग 303 मिलियन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 300 बच्चे ही वॉशिंगटन के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जहां उस दौर में एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर मौजूद था। और बिल गेट्स उन्हीं 300 भाग्यशाली बच्चों में से एक थे, मतलब लाखों में से किसी एक को मिलने वाला मौका। खुद बिल गेट्स भी ये बात मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। और ठीक इसी तरह रिस्क भी काम करता है, जो रातों रात आपकी सारी संपत्ति छीन सकता है। हमारा चौथा सिद्धांत है कंपाउंडिंग का जादू, जो असल में समय का सबसे बड़ा रहस्य है। छोटी छोटी लेकिन लगातार की गई सही चीजें लंबे समय में कितने विशाल और चौंकाने वाले परिणाम ला सकती हैं, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए प्रकृति का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा दौर था जब सब कुछ बर्फ की मोटी चादर से ढका था। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हिमयुग यानी आइस एज अचानक आई किसी भयानक ठंड की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि
हुआ ये था कि गर्मियां इतनी ठंडी रहीं कि पिछली सर्दियों की पूरी बर्फ पिघली नहीं पाई। फिर अगली सर्दियों में उस बची हुई बर्फ पर और नई बर्फ जमा हो गई। हजारों सालों तक ये छोटी सी प्रक्रिया कंपाउंड होती रही और नतीजा, पूरी पृथ्वी विशाल ग्लेशियर से ढक गई। निवेश में कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। शुरुआत में भले ही बदलाव बहुत मामूली लगे, लेकिन समय के साथ ये अविश्वसनीय रूप से बड़ा रूप ले लेता है। और ये डेटा इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करता है कि निवेश में समय की अहमियत कितनी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट का औसत एनुअल रिटर्न 22% रहा है, जबकि जिम सिमंस का रिटर्न 66% है। लेकिन अगर आप टोटल नेटवर्थ देखें तो वॉरेन बफेट लगभग $84 बिलियन के साथ बहुत बहुत आगे हैं। ऐसा क्यों? बस इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। ये सीधा सा गणित साबित करता है कि मार्केट में आपने कितना समय बिताया है, ये आपके रेट ऑफ रिटर्न से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें सिद्धांत पर, इनफ यानी पर्याप्त को समझना और दूसरों से तुलना करने के जाल से बचना। सच तो ये है कि जब किसी इंसान के पास ये समझने की क्षमता नहीं होती कि उसके लिए कितना पैसा काफी है, तो वो सीधे अपने विनाश की तरफ बढ़ने लगता है। रजत गुप्ता की कहानी इसका एक बहुत ही दुखद और सटीक उदाहरण है। कोलकाता के एक अनाथालय से निकलकर रजत मैकेंजी जैसी ग्लोबल कंपनी के सीईओ बने और 2008 तक उनकी संपत्ति $300 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। जरा सोचिए, उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। बेहिसाब दौलत, इज्जत और एक शानदार करियर। लेकिन दिक्कत बस एक थी, उनमें इनफ वाली फीलिंग ही नहीं थी। और ज्यादा पैसा बटोरने की इस अंधी दौड़ में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर डाला, जो कि पूरी तरह से इलीगल था। इस बस एक गलती ने उन्हें जेल पहुंचा दिया और उन्होंने अपना सारा पैसा, अपनी सारी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए गंवा दी। अब हम आते हैं अपने छठे और अंतिम कोर कॉन्सेप्ट पर, अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का भारी अंतर। ये एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती है। इसे हम सर्वाइवल या मार्केट में टिके रहने की कला भी कह सकते हैं। 1929 के ग्रेट मार्केट क्रैश के दौरान दो मशहूर निवेशकों की कहानी इस बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ थे जेसी लिवरमोर, जो इतने जीनियस थे कि उन्होंने मार्केट गिरने की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी और सिर्फ एक ही दिन में $3 बिलियन कमा लिए। और दूसरी तरफ थे अब्राहम जर्मन्स्की, जिन्होंने उसी क्रैश में अपना सब कुछ गंवा दिया और हताश होकर अपनी जान ले ली। उस वक्त लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए थे, लेकिन इतनी बड़ी सफलता ने उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? बस कुछ ही सालों बाद 1933 में लिवरमोर ने फिर से सारा पैसा मार्केट में झोंक दिया और वो सब कुछ हार गए। दुख की बात यह है कि अंत में उन्होंने भी वही खौफनाक कदम उठाया जो जर्मन्स्की ने उठाया था। ये साबित करता है कि अमीर बनना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन अमीर बने रहना लिवरमोर जैसे दिग्गजों के लिए भी लगभग नामुमकिन साबित हुआ। तो फिर लंबे समय तक अपनी आर्थिक आज़ादी को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसके लिए एक सर्वाइवल माइंडसेट की जरूरत होती है। पहला तरीका है खुद को फाइनेंशियली अनब्रेकेबल यानी अटूट बनाने का लक्ष्य रखें। ऐसा सिस्टम बनाएं कि बुरे से बुरे वक्त में भी आप टिके रहें। दूसरा, अपनी योजनाओं के फेल होने की भी योजना बनाएं, यानी हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें और ये मानकर चलें कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होंगी जैसा आपने प्लान किया है। और तीसरा, एक समझदार आशावाद बनाए रखें, जहां भविष्य को लेकर पॉजिटिव तो रहें, लेकिन खतरों से भी वाकिफ रहें। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अगर आर्थिक सफलता हमारी बुद्धिमानी के बजाय मुख्य रूप से हमारे व्यवहार से ही तय होती है, तो लंबे समय तक टिके रहने के लिए आज हमें अपनी मानसिकता में कौन सा एक सबसे बड़ा बदलाव करने की जरूरत है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।